हेलो एवरीवन, मैं शुभम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको कुछ दिन पहले की घटना है, आपको पता होगा कि पहलगाम में अभी हाल ही में एक घटना हुई 22 अप्रैल को, जिसमें 28 निर्दोष लोगों की जान गई। हालांकि आतंकी घटना थी। इस लाइन का आपको सीधे मतलब होगा कि ग्लू सम कश्मीर गट्स कश्मीरीज ग्रीविंग। इसका मतलब है कि दहशत में जला कश्मीर और गम में डूबे कश्मीरी। मैंने क्या बोला कि दहशत में जला कश्मीर और गम में डूबे कश्मीरी। कितने लोग मारे गए? यहाँ 26 है, पर डेटा जो है 28 है, और 28 से भी प्लस हो सकती है। ये घटना कब हुई? ये घटना हुई आपका 22 अप्रैल 2025 को। ठीक है, इसके बारे में आ जाओ बताता हूं मैं। सबसे पहले ये है कहाँ पे? पहलगाम की अगर मैं बात करूं, ये जो पहलगाम है, अगर मैप से आप समझो, ये अनंतनाग एक जिला है, उस जिले के अंतर्गत आता है। कहाँ पे? ये मैप ध्यान से देखो। और ये काफी ऊंचाई पर है। यहाँ पे ज्यादातर वाहन स्थगित होते हैं, यहाँ वाहन नहीं जाते हैं। यहाँ पे लोग जाने के लिए या तो पिट्ठू, या तो पैदल, या तो ट्रैकिंग के थ्रू जाते हैं। इसीलिए आतंकवादियों ने इस जगह को चुना, क्योंकि ये जगह बहुत शांत रहती है। हालांकि सुरक्षा यहाँ पे बहुत अचूक रहती है, नो डाउट। ये वही प्लेस है जहाँ पे अमरनाथ भी स्थित है। अमरनाथ जी की जो यात्रा होती है, यहीं पे अमरनाथ जी भी स्थित है। ठीक है, अनंतनाग जिले का नाम है। पहलगाम में ये घटना हुई है। आतंकवादियों ने क्यों इसको चुना? क्यों? क्योंकि ये ऊंचाई पर पाया जाता है सबसे ज्यादा, और ऊंचाई के साथ साथ यहाँ पर वाहन थोड़े स्थगित होती हैं, यहाँ शांत माहौल होता है। और ये सबसे ज्यादा फेमस किस चीज के लिए है? ये बैसरन घाटी इसको बोली जाती है। बैसरन घाटी एक बहुत ही प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने, हनीमून मनाने, या छुट्टियों में यहाँ पे लोग आते हैं। ज्यादातर यहाँ पे लोग गर्मियों में आते हैं। ठीक है, अब मैं मैप से आपको समझ में आ गया। अब देखो, पहलगाम है कहां पे? पहलगाम भारत के जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अनंतनाग, जो मैंने आपको बताया, अनंतनाग जिले में स्थित एक नगर और अधिसूचित क्षेत्र है। ठीक है, यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए मानी जाती है। देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है ये। ये घास है जिसके लिए फेमस है। ये स्विट्जरलैंड जैसा सीन दिख रहा है ना आपको, ये वही है। ठीक है, यह हर साल हजारों पर्यटक अपनी ओर आकर्षित करता है, और खासकर गर्मियों के लोग यहाँ पे आते हैं। मतलब पहलगाम एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर साल हजारों लोग आते हैं इसकी खास सुंदरता को देखकर। ठीक है, यहीं पे वो घटना हुई। यहीं पर 28 निर्दोषों की जान गई, कुछ लोग घायल हुए हैं। हालांकि ये संख्या बढ़ भी सकता है। अब मैं बात करूं कि क्या कश्मीर में इसके पहले भी घटना हुई है, तो बात है हाँ, बिल्कुल हुई है। कब हुई है? पहले तो आप उसके पहले बैसरण के बारे में जानो। बैसरण होता क्या है? बैसरण बहुत ही फेमस एक घाटी है। यहाँ पे बैसरण एक हरी भरी घाटी है, जो पहलगाम जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, जो मैंने आपको अभी बताया। ये वही घाटी है। ठीक है, इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यह एक खूबसूरत घास का मैदान है, जो घने देवदार और चीड़ के जंगलों से घिरा हुआ है। देवदार के वृक्ष की अगर मैं बात करूं, ये रहा, बहुत लंबे लंबे होते हैं, बहुत लंबे लंबे। ठीक है, चीड़ के घनों से घिरा हुआ है, और इसके चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां हैं, ये देखो। ठीक है, और ये इसकी सुंदरता को और बढ़ा देती है। इसी वजह से इसको मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है। मैंने क्या बोला कि बैसरण की जो घाटी है, ये बहुत ज्यादा ये आकर्षित करती है लोगों को। क्यों? क्योंकि इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यहाँ पे बड़े बड़े आपको देवदार के वृक्ष दिखेंगे, आसपास छोटे छोटे चोटियां दिखेंगी, हिमालय की, मतलब बर्फों की। ठीक है, जिससे इसको और आकर्षित करती है। ये रहा बैसरण के बारे में, इसीलिए लोग देखने आते हैं। अब बात करता हूं कि क्या कश्मीर में इसके पहले भी कोई घटना हुई है? जी हाँ, इसके पहले बात है 2019 14 फरवरी की। आपको अच्छे से याद होगा कि कितना हमारा देश उस टाइम रोया था, कितनी दर्दनाक घटना थी। एक सीआरपीएफ की पूरी एक काफिला ही जा रहा था। एक आत्मघाती एक इंसान, मतलब एक टेररिस्ट ही था। उसने क्या किया? सुसाइड बम जो होता है कि लोग खुद के अंदर बम बांध लेते हैं और आ जाते हैं सामने, अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं, पर उसके साथ ही सबको मार देते हैं। कुछ ऐसा ही घटना हुई थी 14 फरवरी 2019 में। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तारीख क्या थी पुलवामा अटैक की? 14 फरवरी 2019 को हुई थी। स्थान क्या था? भैया ये पुलवामा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। उस समय ये केवल एक राज्य हुआ करता था। 2019 के बाद ही हमारा संविधान चेंज हुआ, तो वहां से जम्मू और कश्मीर से दो यूटी बनी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, अगर कोई ये पूछे कि भारत में जम्मू कश्मीर को राज्य से यूटी का दर्जा कब दिया गया, तो आप 2019 बताओगे। और वहां से दो यूटियां बनती है, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख, जिससे भारत सरकार उस पर अच्छे से नियंत्रण कर सके। ठीक है, हमलावर का प्रकार क्या था भैया? हमला जो हुई थी वो तो आत्मघाती कार बम हमला था। ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया। हमलावर कौन था? एक संगठन। किसने लिया था? कौन का संगठन था ये था भैया जैश ए मोहम्मद नाम का एक संगठन है, पाकिस्तान का बोलो,
पाकिस्तानी ही होते हैं ये, जैसे मोहम्मद, ठीक है। उसने ये भैया जिम्मा लिया कि हाँ मैंने ही काम करवाया था, उसके संगठन ने। पर जिसने किया था, जो आदमी था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था आदिल अहमद डार। उसने किया क्या था? इसका लक्ष्य था सीआरपीएफ का एक काफिला जा रही थी, उसी के सामने आकर के इसने अपने आप को सुसाइड कर लिया। मतलब बम वहीं से धड़ाक से बोल गई, और जिसमें 40 से ज्यादा लोग मारे गए, सीआरपीएफ के जवान हमारे। कितनी बड़ी बात है, सोच रहे हो? जब कोई एक जवान मरता है पूरा देश रोता है, और वहां एक साथ 40 जवान मारे गए। 78 से ज्यादा वहां पे थे, बहुत ज्यादा लोग शहीद तो 40 से प्लस ही हुए थे हालांकि। और उसके साथ बहुत सारे लोग वहां पर आपके क्या बोलते हैं, घायल भी हो गए थे, ठीक है। आप ध्यान से समझो कि 40 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, और बहुत सारे लोग घायल भी हुए, 36 से 38 के आसपास। और अगर मैं बात करूं, आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार ने 78 सीआरपीएफ वाहनों के काफिले में एक कार से भारी विस्फोटक भरकर उस काफिले से टकरा दी। इस धमाके में 40 जवानों की जान चली गई। क्या हुआ था कि एक आदमी था, वो ड्राइव कर रहा था, जिसके अंदर बहुत सारा विस्फोटक बम भरे हुए, तो डायरेक्ट जाकर वो जवान की जो गाड़ी जा रही थी उसमें टकरा दी, जिसमें 78 से ज्यादा लोग बैठे हुए थे, और 40 से ज्यादा लोग वहां मारे गए। मतलब शहीद हो गए। मारना वर्ड तो अपमान होगा कि हमारे जो जवान थे वो शहीद हो गए। उसमें पूरा देश रोया था। बहुत ही मतलब दर्दनाक घटना थी। हालांकि जो ये घटना हुई है, ये भी कोई कम घटना, कोई बड़ी छोटी घटना नहीं, बहुत बड़ी घटना है ये, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ, इसके बाद भारत ने क्या किया। भारत ने 5 बहुत बड़े कदम उठाए पाकिस्तान के लिए। सबसे पहला क्या किया उसने, कि पाकिस्तान के साथ जो 1960 का जो सिंधु जल संधि थी उसको स्थगित कर दिया। ये पहला फैसला था। अभी मैं आपको इसको डिटेल में भी बताऊंगा इसका प्रभाव क्या पड़ा पाकिस्तान में, ठीक है। दूसरा था कि अटारी एकीकृत चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया। जो अटारी चेक पोस्ट था इसको भी बंद कर दिया, ठीक है। तीसरा करूं जो बात है, जो सार्क के तहत वीजा छूट थी, सार्क के तहत वीजा, अभी आपको इसका भी डिटेल बताऊंगा कि सार्क के तहत वीजा का मतलब क्या होता है, किनको छूट दी जाती है, कौन आते हैं, उनके तहत ये भी बंद कर दिया। और 48 घंटे के अंदर अपने देश छोड़ने के कहा, कि भारत के अंदर जो भी सार्क के तहत जो वीजा के स्कीम के तहत जो अपने यहाँ जो भी नागरिक जो पाकिस्तानी यहाँ के आके रह रहे हैं, उनको तुरंत 48 घंटे के अंदर देश छोड़ के जाना होगा, ठीक है। चौथा फैसला क्या था भैया? चौथा फैसला यह था कि जो अपने एम्बेसी के अंतर्गत नई दिल्ली में जितने भी पाकिस्तान के हाई कमान रह रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी यहां से अपने दूतावास को खाली करें और डायरेक्ट पाकिस्तान चले जाएं। 7 दिन के अंदर उनको समय दिया गया कि 7 दिन के अंदर वो दूतावास को खाली करे, और यहां से चला गया। उनको क्या घोषित किया गया है? अवांछनीय व्यक्ति, जिसको एक वर्ड है बोला जाता है पर्सोना नॉन ग्रेटा, ठीक है। पांचवा क्या कहा गया? पांचवा ये बोला गया है, पांचवा में सबसे बड़ा फैसला भारत ने ये लिया कि जितने भी पाकिस्तान में हमारे दूत रह रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी भारत बुला लिया गया, ठीक है। ये 5 सबसे बड़ा फैसला था। अब मैं बात करता हूं इन पांचों फैसले से पाकिस्तान पे इफेक्ट क्या हुआ उसको जानते हैं, ठीक है। साथ में मैं सार का क्या मतलब है उसको भी डिटेल में बताता हूं। देखो, सबसे पहला उसका अपने भारत ने क्या फैसला लिया, सबसे बड़ा उसने क्या किया एक्शन, सिंधु जल संधि स्थगित कर दिया। इससे प्रभाव क्या पड़ेगा कि भारत पाकिस्तान के बीच जो 1960 की जो सिंधु जल संधि एक बड़ा शांतिपूर्ण समझौता था, अब क्या किया कि भैया भारत अब इसको पानी को रोक भी सकता है, साथ में अपने यूज के लिए भी पूरा यूज कर सकता है। उस पाकिस्तान का कोई राइट नहीं होगा। सोचो वहां पानी के लिए बेचारे त्राही त्राही माम मच जाएगा। उनको बेचारे वर्ड कहना भी गलत ही होगा, वो उतने क्रूर होते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है। पहला, अटारी एकीकृत चेक पोस्ट बंद करने से क्या होगा भैया? अटारी जो एकीकृत चेक पोस्ट था ना, ये भारत पाकिस्तान का व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। यहीं से व्यापारों का आदान प्रदान होता था। अटारी चेक पोस्ट थे, वो भी बंद कर दिया। सीधे क्या, अब इससे क्या होगा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पे सीधे के सीधे ये हमला है, ठीक है। ये दूसरा हो गया, इनका व्यापार भी प्रभावित। तीसरा बात करो, जो सार्क के तहत वीजा के तहत जो भारत में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अब पाकिस्तानी कोई भी जो सार्क वीजा के तहत इंडिया में आते थे वो नहीं आएंगे। अरे सार्क वीजा के तहत का मतलब क्या होता है? सार्क वीजा एक स्कीम होती है जिसके तहत अगर आप कोई वकील है, ये देखो चुनिंदा लोग, कोई पत्रकार हो गया, कोई व्यापारी हो गया, कोई सांसद हो गया, कोई डिप्लोमेट्स हो गया आदि, एक दूसरे के देश में वीजा की छूट मिलती है। मतलब ये कह रहा है कि अगर पाकिस्तान का कोई ऐसा है जो वकील है या फिर व्यापारी है, सांसद है, डिप्लोमेट्स है, तो इंडिया में वो सार्क वीजा के तहत आ सकता था अब तक, लेकिन अब नहीं आएगा। और इसके साथ ही अभी जितने रह रहे हैं उनको भी यहां से निकाल के खदेड़ा जाएगा, ठीक है। इससे सीधा साफ होता है कि भैया अब हमें सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यापारिक एक्सचेंज नहीं करना है, अब भाड़ में जाए। अब तो हम डायरेक्ट करेंगे, समझौता समझौता कुछ भी नहीं, ठीक है। अब आर पार की लड़ाई होगी।
चौथा, भारत ने क्या किया कि पाकिस्तानी उच्च आयोग में सलाहकारों को ये पर्सन नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया। इसका मतलब ये होता है कि इंडिया के अंदर जो भी पाकिस्तानी सलाहकार हैं जो अपने दिल्ली एम्बेसी में हैं, उनको 7 दिन के अंदर अपने एम्बेसी को खाली करना होगा और वो चले जाएं पाकिस्तान। अब हमें कोई वार्ता नहीं करनी है। इससे भारत और पाकिस्तान के बीच ये होगा कि भविष्य में हमें कोई वार्ता करने की जरूरत नहीं है। अब हम बातचीत पे हम विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात करता हूं मैं चौथा। हो गया ये पांचवा, भारत के सलाहकारों को इस्लामाबाद से बुलाना। भारत के जो अपने सलाहकार है वो भी क्या करते हैं, इस्लामाबाद पाकिस्तान में एम्बेसी में है। जैसे ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे हमारे कुछ देशों के साथ जिनके साथ अच्छे संबंध होते हैं, तो वहां पर हमारे दूत भेजे जाते हैं। ठीक है, तो भैया उनको भी बुला लिया गया कि भैया तुम अब कोई बातचीत नहीं करनी हमें, तुम जल्दी से जल्दी वहां से चले आओ, अब तो डायरेक्ट यहाँ कार्यवाही होगी, बहुत हो गया समझौता। इससे क्या होगा, ये सीधे सीधे कैसे संकेत क्या मिला, जो पांचों भारत ने ये बड़े फैसले किए हैं, जो कार्यवाही की है पाकिस्तान के खिलाफ, इससे सबसे बड़ा क्या होता है पता आपको, ये डिप्लोमेटिक लेवल से लेकर बॉर्डर तक की एक कार्रवाई होती है। जिसका मतलब ये होता है कि जो नया भारत है ना, अब सहेगा नहीं भैया, अब ये जवाब देना भी जानता है। ठीक है, ये आप अच्छे से देख लो, मैं आपको इसका पीडीएफ भी दे दूंगा अच्छे से, आपके एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कैसा क्या है, बैसरण किसके लिए फेमस है, और भारत ने 5 कौन कौन से कदम उठाए, ये सारी चीजें। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि जब भारत ने 5 बड़े कदम उठाए, उसके बाद पाकिस्तान बौखला गया, तो पाकिस्तान ने भी कुछ कदम उठाए। उसने क्या किया भैया, उसने 5 वो भी बड़े बड़े कदम उठाए। पहलगाम के बाद उसने क्या किया कि पाकिस्तान ने भारतीयों से 30 अप्रैल तक देश छोड़ने को कहा। मतलब जो पाकिस्तान में जो अपने भारतीय रह रहे हैं भैया, उनको 30 अप्रैल तक कहा है कि तुम देश छोड़ दो, सबसे पहला। दूसरा क्या बोला है कि भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, अब वहां पे अपना कोई भी एयर स्पेस जहाज नहीं रुकेगी। दूसरा उसने ये कदम उठाया, इसका भी मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तीसरा इसने ये किया कि पाकिस्तान ने शिमला समझौता को भी रोक दिया। जो शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसको भी पाकिस्तान ने रोक दिया। और चौथा क्या, बाधा जो बॉर्डर है, जो बहुत ही फेमस एक बॉर्डर है, उसको भी भैया बंद कर दिया। और द्विपक्षीय समझौता भी स्थगित कर दिया, जितने भी द्विपक्षीय समझौते आज तक हुए थे भारत के और पाकिस्तान के, उसको भी इसने स्थगित कर दिया। अब आइए मैं इसको डिटेल में आपको समझाता हूं, इसका डिटेल में क्या मीनिंग है। ठीक है, देखो, भारत ने पाकिस्तान क्या बोलते हैं, पाकिस्तानियों ने भारतीयों से 30 अप्रैल तक देश छोड़ने को कहा है। मतलब पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बनाना जब शुरू किया, तो जवाब में पाकिस्तान ने भी अपने देश में रह रहे भारतीय नागरिकों को कहा कि तुम 30 अप्रैल तक देश छोड़ दो। सीधे सीधे एक्शन का रिएक्शन है। जब अपने भारत ने कदम उठाया तो भी बौखला गया, उसने सीधे बोला कि भैया जैसे हमने बोला कि यहाँ पे जितने भी सारे वीजा के तहत आदमी रह रहे हैं उनको डायरेक्ट पाकिस्तान भेज दिया जाए, तो उसी तरीके से उसने भी बोला कि जितने भी यहाँ भारतीय रह रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी इंडिया भेज दिया जाए। ठीक है, इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा कि यही असुरक्षा की भावना होगी, आदान प्रदान, ये जो मैंने आपको पिछली बातें बोली वही सब घिसी पिटी है कि बस वार्ता नहीं करना चाहता है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या, भारत के लिए अपना स्पेस बंद कर दिया। स्पेस बंद करने से अपना क्या घाटा हुआ, घाटा यही हुआ कि जो मतलब विमानों को लंबे रूट भारत में उड़ान बढ़नी पड़ रही है, जिससे एयरलाइंस कंपनी को आर्थिक थोड़ा नुकसान होगा और कूटनीतिक और लॉजिस्टिक रिश्ते और बिगड़ेंगे। ठीक है, बस इसका सिंपल सा यही मतलब है। वो चाहता है कि भारत का आर्थिक व्यवस्था थोड़ा खराब हो, कि मतलब हमारे लिए कुछ दूरियां ऐसी होती है, जो पाकिस्तान एयर स्पेस से हम जाते हैं तो हमारे लिए दूरी कम तय करनी पड़ती थी, अब हमें जो एयर स्पेस है घूम के जाना पड़ेगा, थोड़ा सा हमारा खर्चा बढ़ेगा, लेकिन खर्चा जाए भाड़ में। पहले तो देखना ये है कि आर पार की लड़ाई, हम कब तक ऐसे सहते रहेंगे भाई। जो कश्मीर हमारा जाना जाता था, एक कश्मीर जाना किस चीज लेके जाना चाहिए, अपनी सुंदरता के लिए, वैष्णो माता के लिए, अच्छे अच्छे हिल्स के लिए, और आज हम केवल आतंकियों की वजह से जानते हैं कि वहां पे अटैक होते जा रहे हैं। अकेले कब तक हम सहेंगे, कभी ना कभी तो जवाब देना होगा ना। कब तक हम ये सुनेंगे कश्मीर उसका है, उसका उसका है। अब तो लड़ाई आर पार की है, अब तो सारा फैसला इसी में होगा, सारा बदला लिया जाएगा। अब बात करें शिमला समझौता की, जो 1972 में शिमला समझौता हुआ था, उसको भी इसने स्थगित कर दिया। इससे क्या होगा कि भैया सीधे सीधे इसका यही संकेत है कि हमें कोई शांति समझौता नहीं करना है, ना कोई वार्ता करना है। पाकिस्तान ने सीधे इसको स्थगित करके यही पैमान दिया है। ठीक है, ये रहा तीसरा। देखो, नोट करना चाहो नोट कर लो, मैं अपने टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ में दे दूंगा, आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
और चौथा इसने क्या किया, पाकिस्तान ने बाधा बॉर्डर भी बंद कर दिया। मतलब बाधा बॉर्डर जो एक प्रसिद्ध सीमा स्थल है जहां से लोग माल, जहां पे लोगों का और मालों का दोनों का आदान प्रदान होता है, मतलब व्यापार भी होते हैं और लोग भी आदान प्रदान किए जाते हैं। आदान प्रदान का मतलब है एक दूसरे देश में आते जाते हैं, उसको भी स्थगित कर दिया। इससे वहां से निजी लोगों को असर पड़ेगा, टेंशन बढ़ेगा। बस उसने ये किया, मतलब वो अपने जितना भी वो अपने क्या बोलते हैं, जितने भी तुच्छपन पे आ सकता है वो बस वही कर रहा है, वो अपने तुच्छपन को दिखा रहा है। और अगर मैं पांचवें पॉइंट की बात करूं, सभी द्विपक्षीय समझौते स्थगित कर दिए। इससे क्या होगा भैया, दोनों देश के बीच भरोसा तो कायम है ही नहीं, बिल्कुल भी, कमी थी पहले से भी और कमी हो गई। और फ्यूचर में कोई भी वार्ता ऐसी नहीं की जाएगी जो द्विपक्षीय हो। मतलब भारत अब इसके साथ वार्ता करना ही नहीं चाहता, सिंपल सा जवाब मांग रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया। और पाकिस्तान भी पूरे मूड में है इस बार, और बातचीत के रास्ते तो सीमित हो ही गए हैं। अब देखते हैं अगली अपनी कार्रवाई क्या होगी। तब तक के लिए अगर कोई भी ऐसी न्यूज आती है मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। और अगर आपको जानकारी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और लोगों के साथ शेयर करें। और साथ में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। और यहाँ पर आपको, अगर नए हैं तो आपको मैं बता दूं कि यहीं पर आपको यूपीएसआई की कंप्लीट तैयारी भी कराई जा रही है, जीएस से लेकर के। अभी हमारा सीरीज चला है पीवाईक्यू का, जिसमें हिस्ट्री तुषार सर पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी मैं पढ़ा रहा हूँ, यूपीजी के स्पेशल भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ। कुछ दिन पे और भी ऐसे क्लासेज आती रहेंगी। तो ऐसे ही आप अपना प्यार बनाते रहिए, हमें प्यार दिखाते रहिए। थैंक यू सो मच।